starting with chapter 5.4 cytoplasm. Very good. When we look at the temporary mounts of the onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. The region takes up very little stain. It is called the cytoplasm. तो जब हमने ऑनियन की छाल को माइक्रोस्कोप में देखा था, अपने चीक सेल निकाल के देखा था, और जब उसके ऊपर स्टेन डालते हैं ब्लू कलर का, सैफ्रनिन ने तो वो सारा ब्लू नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पार्ट ही ब्लू होता है जो न्यूक्लियस होता है, बाकी का जो ब्लू पार्ट नहीं होता है वो होता है साइटोप्लाज्म. It is called the cytoplasm. Cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles, and each of these organelles perform a specific function for the cell. उसके अंदर दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के जो अपना स्पेशल फंक्शंस करते हैं. सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन्स. अभी सेल ऑर्गेनल्स उसके अंदर जो भी है उसके अंदर भी रेनकोट है. मैं कैसे रेनकोट पहन के आया था, ऐसे मैं एक ऑर्गेनेल हूँ, मेरे ऊपर एक मेम्ब्रेन है, आप भी एक ऑर्गेनेल हो, आपके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है. और आप सब लोग साइटोप्लाज्म में, ये जैसे हमारा क्लास है ये साइटोप्लाज्म है. अगर मैंने ऊपर कोई रेनकोट पहना है तो वो मेरा मेम्ब्रेन हो गया, और कोट के अंदर मैं हूँ तो मैं क्या हो गया, एक ऑर्गेनेल हो गया, ठीक है. अभी न्यूक्लियस की बात करें तो क्लास में जो सर है वो न्यूक्लियस है, और बाकी आप सब लोगों अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, तो ऐसे समझा जा सकता है. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as the membrane enclosed organelles. The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. Virus lack any membrane. वायरस जो होते हैं उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, and hence do not show characteristics of life until they enter the living body and use its cell machinery to multiply. अभी जैसे कोरोना वायरस है, हवा में तैर रहा है, तो तैर रहा है तो वो नॉन लिविंग बीइंग है, राइट, क्योंकि उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है. जैसे वो किसी की बॉडी में जाएगा, राइट, फिर वो नॉन लिविंग में से लिविंग हो जाएगा. क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, देखो लिविंग बीइंग्स की बात करें तो लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि तो भाई वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उसकी साइज़ ग्रो हो सकती है, उसको खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, उसका एक टाइम आएगा जब वो डेड हो जाएगा. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है लिविंग बीइंग की, वो है मल्टीप्लिकेशन, राइट. एक में से 2 हो जाएंगे, 2 में से 4 हो जाएंगे, 4 में से 8 हो जाएंगे. तो उसी तरह जब कोई वायरस हमारी बॉडी में जाता है तब बाहर वो नॉन लिविंग होता है, जैसे हमारी बॉडी में जाता है तो उसको चार्ज मिल जाता है, वो ज़िंदा हो जाता है, ठीक है. और फिर वो अपनी सारी क्रियाएं करने लगता है. उसको खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी बॉडी में से खाएगा, हमारे सेल्स में से खाएगा, फिर वो ग्रो भी होगा, फिर वो एक में से 2 मल्टीप्लाई होगा, और फिर बॉडी में फैलता जाता है. जब हम अच्छी तरीके, हमारी बॉडी की भगवान ने सिस्टम बना रखी है वाइट ब्लड सेल्स की, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो दूसरा जो भी फॉरेन एंटीबॉडी हमारी बॉडी में घुसा है उसको बाहर भगाने की कोशिश करेगा. अभी तुम्हारी इम्यून सिस्टम भी देखो, जैसे 2 देश की बात करें, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? भारत. क्यों? क्योंकि उसकी आर्मी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, राइट. उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर आर्मी है, वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो आर्मी है, जो बाहर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस घुसेगा उसको बाहर भगाने की कोशिश करेगा. अभी डिपेंड्स करता है कि तुम हेल्दी कितने हो, राइट. तुम्हारा खान पान, रहने कहने का तरीका कैसा है तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम ऐसे बढ़ेगी, तो बाहर से कोई भी अंदर जाएगा उसको वो बाहर भगा देगा. लेकिन अगर तुम्हारी आर्मी कमज़ोर है तो बाहर का जो गुस्सा है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा. जैसे अभी क्या चल रहा है, न्यूज़ पढ़ते हो, देखते हो कभी, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ? हाँ,
अफ़गानिस्तान में भी जैसे सरकार थी, सब चल रहा था, लेकिन तालिबान घुस गया उसके अंदर, अब कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ख़राब थी। तो बाहर से जो घुसा तालिबान वायरस, वो उसके ऊपर कम्प्लीटली होल्ड कर लिया। तो तुम्हारी इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो बाहर से कोई भी वायरस हमारे अंदर घुसेगा, उसको हम यूं ही भगा देंगे, बगैर किसी गोली के, बगैर किसी इंजेक्शन के। तो कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है वो हमारी बॉडी में घुस के मल्टीप्लाई होने लगता है, फिर हम सांस नहीं ले पाते, नहीं, ये सब शुरू हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन आपने बहुत से केस सुने होंगे कि भाई इसको कोरोना हुआ था लेकिन अब ये ठीक हो गया, और ऐसे भी किस्से सुने होंगे इसको कोरोना हो गया था और वो मर गया, राइट। तो जो जीत गया, बच गया, उसकी अंदर की इम्यून सिस्टम अच्छी थी, राइट। सो वायरसेस डोंट शो any characteristics until they enter the living body and use its machinery to multiply. अब हमारे सेल की मशीनरी वो यूज़ करेगा और फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर बात तो कर ली हमने कि भाई एक मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट to keep its own content separate from the external environment. आप और आप भले दो बहनें हो, सगी बहनें हो, लेकिन दो अलग अलग बॉडी है ना। जो जुड़वा बहनें पैदा होती है उनकी भी अलग अलग बॉडी होती है, लेकिन आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जो जुड़वा पैदा होते हैं उनकी बॉडी भी जुड़ी हुई होती है। ऐसे कभी कभी हो जाता है कि दो सर होते हैं, ऐसे कोई कोई विचित्र किस्से भी देखने को मिलेंगे आपको कि बॉडी एक है लेकिन उसके दो सर हैं, राइट। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी बॉडी एक होती है लेकिन चार पैर होते हैं। दो लड़कियां हैं, एक लड़की है उसके चार पैर हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ से उसकी दूसरी बहन है। तो ये सेल की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, सॉफ्टवेयर, हमने बोला है ना कभी ख़राब हो जाता है। तो कौन सी, अभी कल आप श्रीलंका में एक हाथी ने दो जुड़वा हाथी के बच्चों को जन्म दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार है। किसी हाथी ने दो हाथियों को जन्म दिया, वो पहली बार हुआ है। हाँ, जुड़वा बच्चे इंसानों में होते हैं, कुत्ते में भी होते हैं। कुत्ते के 8-10 पिल्ले होते हैं ना। गाय हमेशा एक ही बछड़ा देती है। कभी देखा गाय ने दो बछड़े दिए? घोड़े ने भी एक ही बच्चे को जन्म दिया। कभी सुना कि घोड़े के दो बच्चे आए? नहीं होता है। लेकिन कल श्रीलंका में ये किस्सा हुआ कि हाथी ने दो छोटे छोटे हाथियों को जन्म दिया। तो ये सब कुदरत की वो है, राइट। सो कोई भी सेल जो है, राइट, हमारी बॉडी में हम बोलते हैं ना करोड़ों सेल्स हैं। तो एक सेल और दूसरा सेल, उसकी अलग आइडेंटिटी होगी, भले देखने में बिल्कुल उसके जैसा ही होगा, राइट, लेकिन सबकी अलग अलग आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी। अब जब कंचे खेलते हो, है ना, एक ही कलर के कंचे होते हैं आपके पास, और जब बोतल में भर के रख देते हो तो कैसे एक बाजू में जुड़े जुड़े लगते हैं, लेकिन अलग अलग कंचे आप देख सकते हो, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। तो हमारी बॉडी के अंदर भी कंचे में देखना अपने बीच में कुछ भी डिज़ाइंस होगी, तो वो न्यूक्लियस समझ लो, आर पार दिखता है बीच में, वो साइटोप्लाज्म समझ लो, और उसका जो राउंड शेप है उसको आप सेल मेम्ब्रेन समझ लो। सो मेनी एग्जाम्पल्स आप इमेजिन कर सकते हो सेल के बारे में। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles within themselves. This is one of the feature of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. Some of these organelles are visible only with an electron microscope. We have talked about the nucleus in a previous section. Some important examples of the cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum. तो सबसे पहले हम जो
सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो पहला ही आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा उसमें होता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस बोल सकते हैं उसको। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स तीसरा है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया और फिर प्लास्टिड्स। तो सेल के अंदर ये सब तुम्हें देखने को मिलेगा। सेल ऑर्गेनेल्स, अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं। कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइटोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये 5 चीज़ें उसके अंदर होती है। They are important because they carry out some very crucial functions in the cell। अब ये सब जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो सब क्रूशियल फंक्शन करते हैं सेल के बारे में। क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, अगर वो नहीं होगा तो काम अटक जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जिसका शॉर्ट फॉर्म है वो क्या करता है? इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स और शीट्स से बना हुआ है। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, लंबी लंबी ट्यूब्स जैसा उसका स्ट्रक्चर है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही है। There are 2 types of ER, rough endoplasmic and smooth endoplasmic। तो 2 तरीके के हैं, एक रफ RER, दूसरा है स्मूथ SER। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes। अभी ये तुमको रफ क्यों लग रही है? क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम है राइबोसोम्स। Attached to its surface, the ribosomes which are present in all the active cells are the sites of protein manufacture। तो राइबोसोम्स जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो 2 किस्म के, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अभी रफ तुम्हें क्यों दिखता है? अभी जैसे आपको रफ की बात करें तो कभी कभी आप कुछ ऐसा डरावना देख लेते हो, राइट? या कुछ विचित्र सा देख लेते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना। अगर आप बैठे हो तो बॉडी का कोई, हम सबकी बॉडी का एक सेंसिटिव पार्ट होता है सबकी बॉडी में। जैसे यूं करते तो क्या होता है? किसी को यूं करो तो क्या होता है? क्या होता है? गुदगुदी होती है, हंसी आती है ना। यूं यूं यहाँ पर करते तो क्यों नहीं होता है? किसी को आप यहाँ पर करो तो कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी को यूं यूं करो तो, या कभी किसी को यूं करो पेट के यहाँ पर, तो हंसाते वक्त पेट में यूं यूं करते हैं तो हंसी क्यों आती है? तो कुछ बॉडी के पार्ट्स हमारे जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर किसी ने टच भी कर लिया तो चौकन्ने हो जाते हैं, है ना। तो सबके मतलब वहाँ पर न्यूक्लियस नर्वस सिस्टम का फोकस ज़्यादा रहता है, राइट। तो जब भी आप किसी को कहीं पर ऐसे टच करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर एक एक छेद के ऊपर छोटे छोटे बॉल्स जैसे दिखने लगेंगे, जैसे यूँ करोगे ना कभी, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ जो है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं। अब ये डॉट्स जो है ना वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करते हैं जिसका नाम है राइबोसोम्स, ठीक। The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on the need using the ER. The SER helps in the manufacture of fat molecules or the lipid important for cell functions.
तो रफ है वो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ है वो लिपिड या फैट बनाता है बॉडी में, और फिर प्रोटीन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ वो पहुँचाने का काम करता है। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. The process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. तो उसका हमेशा एक network system जैसा ही होगा. Thus, one function of ER is to serve as a channels for the transport of materials, especially proteins, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also functions as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. In the liver cells of groups of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. What do you mean by detoxifying? जहर, टॉक्सिक मतलब जहर, टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ। अभी हमारी बॉडी में हम जो खाना खा रहे हैं, राइट, और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें बहुत सारे सॉलिड, बहुत सारे लिक्विड और बहुत सारे गैसियस टॉक्सिन्स पैदा होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फंक्शंस को असर पड़ने लगता है। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अभी टॉक्सिन की बात करूं तो टॉक्सिन क्या है, आपको बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। अभी बर्गर और पिज़्ज़ा में क्या यूज़ होता है? मैदा। मैदे को बॉडी में, मैदा जो होता है एकदम चिकना होता है, तो अंदर इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा वो। दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा, आई एम गिविंग यू द नॉलेज कि जब भी आप मैदे से बनी हुई चीज़ें खाओगे तो मैदा एकदम चिकना होता है, राइट, तो वो तुम्हारे इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा। बॉडी का फंक्शन क्या है? पेट में से फिर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बॉडी में से बाहर निकल जाता है। लेकिन मैदा ऐसी चीज़ है कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में चिपका पड़ा रह जाता है, राइट, सारे का सारा नहीं निकल जाता, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। अब जो बॉडी में से बाहर फेंक दिया वो क्या था? कचरा था ना, लेकिन सारे का सारा कचरा नहीं गया बॉडी के बाहर, बॉडी में ही रह गया। अब बॉडी में रह गया तो अंदर तो वो सड़ेगा, सड़ेगा मतलब जहर पैदा करेगा, टॉक्सिन्स पैदा करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी। और आपको बोला जाता है घर में, जब कल हमने क्या सफाई का काम करते हैं तो क्या करते हैं? सफाई का काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम? झाड़ू निकालते हैं ना, सारा कचरा बाहर फेंक देते हैं, फिर पोछा मारते हैं चमकाने के लिए, तो एकदम साफ हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन झाड़ू लगाएगा? बॉडी के अंदर कौन झाड़ू लगाएगा सफाई करने के लिए? तो लीफी वेजिटेबल्स आप जो खाते हैं ना, जैसे गोभी है, पालक है, धनिया है, ये सब आप खाते हो। मौसम्बी है, मौसम्बी के देखे ना कैसे होते हैं, रेशे रेशे से होते हैं। चकोतरा है, ऐसी चीज़ें खाओगे तो जब वो बॉडी में से बाहर जाएंगे तो साथ साथ दूसरा कचरा भी साफ करते जाएंगे, झाड़ू का काम करते हैं, राइट। कुछ ऐसे गर्म पानी पिया जाता है। जापानीज लोग जो होते हैं ना, वो सुबह उठ के चाय नहीं पीते, लेकिन पहले गर्म पानी पीते हैं। अब देखना, कोई भी चीज़ होती है उसको साफ़ करने में नहीं निकलती है, तो उसको गर्म पानी से करो तो जल्दी साफ़ हो जाती है। आपके शर्ट में कोई दाग लग गया, नॉर्मल पानी से धोया नहीं जा रहा है, अब उसको गर्म पानी से धो तो जल्दी निकल जाएगा। तो अंदर का जो भी कचरा है वो गर्म पानी पियोगे तो वो साफ़ हो जाएगा एकदम।
इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सीफाइंग। अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी के बाहर निकाल देते, इसको बोलते हैं डिटॉक्सीफाइंग। तो यहाँ पर ये जो लिपिड्स ने वो सब हैं वो डिटॉक्सीफाइंग का काम करते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. अब ये सब उसके स्ट्रक्चर्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो तो कहाँ पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो कहाँ पर है, राइजोसोम्स कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, गोल्गी अपैरेटस कहाँ है। ये अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया तो एग्ज़ाम में हो जाएगा। पहले तो नाम में ही मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि गोल्गी बॉडी है। अभी गोल्गी तुमने तो देखा ही नहीं है, घी तो हमने सिर्फ रोटी पे ही देखा है, गोल्गी कैसा होता है नहीं पता है हमें। सो गोल्गी अपैरेटस क्या है? पहले तो गोल्गी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। जितने भी एक जोक्स है कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं आजकल वो कहाँ पर होंगे? नहीं, मर जो अभी जो करके चले गए वो। तो एक स्टूडेंट बोला सारे के सारे साले नर्क में होंगे। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने जब डिस्कवरी की, नवरे बैठे थे, उनको विचार आया, न्यूटन नवरा बैठा था झाड़ के नीचे, गार्डन में अच्छे से बैठा था, एप्पल ऊपर से नीचे गिरा तो वो सोचने में पड़ गया नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर उसने ग्रेविटेशनल फोर्स इजाद किया कि सारी की सारी चीज़ें नीचे ही गिरती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जब उसने गार्डन में बैठा था, गिरा तो गिरा, अभी उसमें तेरे को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत थी? घर चला गया होता, तेरे पे तो नहीं गिरा ना, दूर कहीं गिरा है ना। तो अगर वो सोचता नहीं, ऐसा कुछ करता नहीं, तो आज तुमको ग्रेविटेशनल पढ़ना नहीं पड़ता। तो जितने साइंटिस्ट है वो लोग नवरे थे, बैठे बैठे कुछ ना कुछ खुरापाती कर रहे थे और फिर सारे लिख के चले गए, और अभी आज हमको पढ़ना पड़ता है। वरना पुराने ज़माने की लाइफ कितनी अच्छी थी। जब भी भूख लगती जंगल में जाते, शिकार को मार के खा लेते, बस फिनिश, कुछ टेंशन नहीं। ये तो सुबह उठो, यूनिफॉर्म पहनो, बैग लगाओ, होमवर्क करो, टेस्ट दो, कितनी मगजमारी का झंझट है। उसमें भी कम मार्क्स आते हैं, उसमें भी कभी पढ़ा नहीं होता तो कॉपी करनी पड़ती है, कॉपी करने के लिए कापली बनानी पड़ती है, और उसमें भी कॉपी करते हुए पकड़े गए तो सबके सामने नाम खराब होता है। करते हैं ना ये सब स्टूडेंट। तो ये सब मुसीबतों का जड़ कौन है? वो एक एप्पल। अगर वो एप्पल गिरते, वो अगर उसने देखा ही ना होता तो, भले एप्पल गिरा तो गिरा, उसका ध्यान नहीं होता, कहीं और देख रहा होता तो जितने भी साइंटिस्ट हैं सब स्टूडेंट्स की हाई लेके बैठे हैं, और जिसको हाई लगती है वो बेचारा कहाँ जाता है? नर्क में जाता है। देखो, जो टीचर है बेचारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत सोचता है कि नहीं, उसको तो कैसे भी करके पढ़ाना ही है मेरे को, पढ़ेगा कैसे नहीं, उसके पीछे लगा रहेगा, है ना। बुक कंप्लीट की कि नहीं? नहीं सर। खड़े हो जाओ, लिखो, कल मम्मी को बुला के लाना, पापा को बुला के लाना, 10 बार लिखो। तो स्टूडेंट बोलेगा कि मेरे को नहीं पढ़ना, तुझे क्या पढ़ी है, क्यों मेरे पीछे पढ़ा है? पढ़ना ना पढ़ना मेरी मंजूरी, तुम्हें तो फीस मिल जाती है ना बराबर, बस तुम उससे मतलब रखो। लेकिन जो सही मायने में टीचर होता है ना, वो उसके पीछे लगा रहेगा, करो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि तुम पढ़ने आ रहे हो, अभी तुम्हें बुरा लगता है। और ऐसा टीचर है ना, किसी को पसंद नहीं आता है। क्यों? जब देखो हमारे पीछे, अभी पूछेगा, अभी पूछेगा, अभी टेस्ट लेगा, अभी वो लिखवाएगा। लेकिन बाद में वो टीचर की वैल्यू होती है तुम्हें कि अच्छा हुआ सर ने उस दिन हमको करवा दिया, वरना दूसरों की तरह में नहीं आता। मौज मस्ती में टाइम तो निकल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, आप कुछ करोगे या नहीं करोगे, टाइम तो निकलने ही वाला है। लेकिन अगर कुछ करोगे तो बाद में वो तुम्हें फ़ायदा करेगा, राइट। तो अगर कोई टीचर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो अभी उसके बारे में बुरा लगता होगा तुम्हें कि जब देखो तब मुझे ही खड़ा करते हैं,
जब देखो तो मुझे ही पूछते हैं, है ना। कोई टीचर अच्छा है, ये कुछ पूछते ही नहीं है, तो उसका पीरियड भरने में मज़ा आती है। तो ये गोल्गी बॉडी, अभी एक तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है हमने देखा ही नहीं था, है ना। मुझे तो डॉक्टर बनना नहीं है, फिर मैं क्यों 9th में गोल्गी बॉडी पढ़ूं? इसमें से बताओ डॉक्टर कौन बनना चाहता है? हाँ, तो ये गोल्गी बॉडी पढ़े, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मैं क्यों गोल्गी बॉडी पढ़ूं? राइट। लेकिन अभी 9th के कोर्स में तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब ये गोल्गी ढूंढा किसने? कैमिलियो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटन सैक्स arranged approximately parallel to each other in stacks called the cisterns। जो गोल्गी बॉडी है वो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हुए हैं, जिसका नाम होता है सिस्टर्न। These membranes often have connections with the membranes of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. The material synthesized near ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। तो सेल के अंदर जो बना प्रोटीन वो दूसरे सेल तक, दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करना है, तो सेल में से बाहर निकलेगा तब ना। तो सेल में से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। अगर आप लोग हॉस्टल में तैयार होके बैठे हो स्कूल आने के लिए, तो हॉस्टल से बाहर निकाल के स्कूल तक लाने का काम कौन करेगा? काका। तो काका गोल्गी बॉडी है ना। हॉस्टल से आपको यहाँ पर ले आते हैं, आप एक प्रोटीन हो, समझ लो आप सब लोग प्रोटीन हो। हॉस्टल है आपका एक सेल है, हॉस्टल का जो गेट है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर आपको ले आते हैं, तो बाहर ले आते हैं वो गोल्गी बॉडी। ठीक है। इन सम कॉम्प्लेक्स dispatched to various, its functions include the storage, modification and packaging of the products in vesicles. In some cases complex sugars may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। अभी गोल्गी बॉडी जो है वो लाइसोसोम्स बनाने में भी काम आती है। अब ये बाजू में जो मुच्छड़ काका है ना, ये है कैमिलियो गोल्गी। कहीं मिल जाए तो पीट डालना है उसको। राइट। So Camillo Golgi was born at the Corinto near Brescia in 1843. He studied medicine at the University of Pavia. After graduating in 1865, he continued to work in Pavia at the Hospital of St. Matteo. At that time, most of these investigations were concerned with the nervous system. In 1872, he accepted the post of a chief medical officer at the Hospital of Chronokilisic at the Abbiate Grasso. He first started his investigations into the nervous system in little kitchen of his hospital, which he had converted into a laboratory. However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structures. This method is referred to as the black reaction. The method uses a weak solution of silver nitrate and is particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramifications of the cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Golgi received the highest honor and award in recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon Cajal of their work on the structure of nervous system। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नहीं तो तुम्हारी गोल्गी बॉडी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तब तक